घटनाचक्र एंशिएंट सीरीज़ का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम बीपीएससी स्पेशल जो एक बुक आई है घटनाचक्र, जिसमें बीपीएससी जितनी सारी परीक्षाएं लेती हैं उनके सारे क्वेश्चंस उनमें एक जगह इकट्ठा किए हुए रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो आज 5वें लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मौर्योत्तर काल से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है क्या, हसीना, हिंदी में याद रखना है, हसीना, मासूका, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है। शुंग है, शुंग का कौन सा नंबर है, शुंग का 5वां नंबर है। कुषाण का, कुषाण तो इसमें है ही नहीं तो कुषाण रखिए 7 नंबर पे। कण्व, कण्व 6ठा नंबर। मौर्य, मौर्य कौन सा नंबर है, मौर्य देखिए यहाँ पे 4था नंबर है। तो सबसे आगे क्या है, 2, सबसे आगे क्या हो जाएगा 2, फिर 5, 5 1 है, फिर कण्व, फिर कुषाण। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 है तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख जो हैं वो दर्शाते हैं कि बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था। तो वर्मा से था, या थाईलैंड से था, या कंबोडिया से था, या जावा सुमात्रा से था। तो कहाँ से था, देखिए 43rd बीपीएससी में पूछा है, तो डी जावा सुमात्रा। पालवन शासक देवपाल बौद्ध को फॉलो करता था, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया, ये याद रखिएगा। देवपाल को क्या कहा गया है, परम सौगात। जिन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, ये भी याद रखना है, बालपुत्र देव, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने का के लिए 5 गांव दिया था। किससे संपर्क था, तो देखिए जावा का शासक, जावा सुमात्रा। ठीक है, नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो ए है धर्निंद्र था, संग्राम धनंजय था, या बालपुत्र देव था, या चूड़ा मणिवर्मन था। तो कौन हो जाएगा, बालपुत्र देव हो जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, यही था जिसने देवपाल से नालंदा विहार की स्थापना के लिए 5 गांव दान में ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में है प्राचीन भारत के स्थल, सूची 2 में है वर्तमान में किस राज्य में है। तो उस समय किस राज्य में था और अभी उस समय को स्थल का नाम, पुराना नाम क्या था और अभी किस राज्य में, ये हमें मैच करना है। कर्ण सुवर्ण, प्राग ज्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। इसमें देखिए सबसे इजी है गिरनार, गिर कहाँ है, तो गिर गुजरात में है, तो सी का 2 हो जाएगा गिरनार। अब देखिए प्राग ज्योतिष से जो है, प्राग ज्योतिष को रिलेट कीजिए कामाख्या से। कैसे, कामाख्या भी ज्योतिष के लिए बहुत ही प्रचलित है, तो प्राग ज्योतिष हो जाएगा असम। प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र, और कर्ण सुवर्ण क्या हो जाएगा तब, पश्चिम बंगाल। तो देखिए ए का 3 किसी में है, ए का 3 दो में है, ए का 3, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ये सी और डी चला गया, सॉरी 3 तो ये ए और डी चला गया। अब नेक्स्ट, प्राग ज्योतिष किस में है, प्राग ज्योतिष आपका असम, प्राग ज्योतिष असम, तो 2 वाला गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा बी। देखिए कर्ण सुवर्ण जो है इसकी स्थिति मुर्शिदाबाद बताया गया है, पश्चिम बंगाल में है। प्राग ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों के रूप में प्राचीन असम और उसके आसपास के क्षेत्र प्रचलित थे। ठीक है, गिरनार पर्वत उससे संबंधित आज भी गुजरात में है, और प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य का छत्रपति संभाजी नगर के जिले का नगर है। ठीक है, औरंगाबाद जो था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी तरह से पूछ ही देता है। तो जूनागढ़ हो जाएगा, या भित्री हो जाएगा, ये नासिक हो जाएगा, और सांची हो जाएगा। इनमें से कौन सा अभिलेख जो है जो
रुद्रदामन से रिलेटेड है, तो जूनागढ़ वाला रुद्रदामन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? हर्ष ने की थी, या रुद्रदामन ने की थी, या कनिष्क ने की थी? किसने मरम्मत की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। ठीक है, रुद्रदामन। यही कौन सा अभिलेख? जूनागढ़, जूनागढ़। और ये संस्कृत में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनमें से किसने सर्वप्रथम, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रुद्रदामन प्रथम जो था का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। निर्माण की भी सूचना प्राप्त होती है। निर्माण कौन कराया था? निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य का एक शासक था, जो उधर चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार पे शासन करता था। और इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो रुद्रदामन। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग किया था, या मियांडर किया था, या विम कडफिसेस किया था, या गौतमीपुत्र सातकर्णी किया था? इसमें किसने किया था? तो हो जाएगा विम कडफिसेस। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कुषाण शासकों द्वारा, कुषाण शासक, ये भी याद रखना है, विम कडफिसेस किस साम्राज्य या किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। इसी ने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। श्रेय प्राप्त है किसको? विम कडफिसेस को। ठीक है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या किसने जारी की थी? सातवाहनों ने, या शकों ने, या कुषाणों ने, या मौर्यों ने? तो कुषाणों ने क्या जारी की थी? कुषाणों ने जारी की थी स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, अभी भी देखें विम कडफिसेस वाला, ये वाला। तो यहाँ पे है शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के किसने किए थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने सातवाहन की स्थापना की थी? सिमुक ने। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। प्रतिष्ठान पैठन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसका सिक्का? तो शीशा का सिक्का। कौन सा राजवंश? तो सातवाहन। कौन स्थापना किया था इसका? तो सिमुक। ये सब फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि बीपीएससी रिपीट करेगी। और इसी राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय या आंध्रों का सेवक भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? किस वंश ने भारत पर राज किया? ठीक है, तो वही हसीना मासुका। सु से हो गया शुंग, उसके बाद क से कण्व। ठीक है, तो हो जाएगा कण्व। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। नेक्स्ट आ जाइए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? बड़े भाई को हत्या करके कौन शासक बना था? तो श्रीगुप्त बना था, या समुद्रगुप्त बना था, या चंद्रगुप्त द्वितीय बना था, या स्कंदगुप्त बना था? तो कौन बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अपने भाई जिसका नाम क्या था? रामगुप्त। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त शासन बना, लेकिन शकों के आक्रमण को झेल नहीं पाया ठीक से, तो उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? उसको मार के खुद शासक बन गया, और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त कहा जाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ जो थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक? तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में है, और इसके लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। इंपॉर्टेंट हो जाता है हरिसेन। गुप्त सम्राट, क्वेश्चन है,
गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या स्कंदगुप्त ने, या रामगुप्त ने। तो रामगुप्त को तो मार के चंद्रगुप्त द्वितीय बन ही गया था। तो किसने किया था? स्कंदगुप्त। इसने एक उपाधि भी धारण की थी। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो पहला हुनों का भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह हार गए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसको गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। ठीक है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ? तो फिर वो कब्जा कर लिया था उन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, या कुमारगुप्त था, या धर्मपाल था, या पुष्यगुप्त था? कौन हो जाएगा? पुष्यगुप्त तो नहीं होगा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में हुआ था। धर्मपाल भी नहीं होगा, ये पाल राजा हो गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो कुमारगुप्त। ये धर्मपाल जो है, धर्मपाल हो जाएगा विक्रमशिला का। कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। ये याद रखिएगा, पूछ देगा कौन से गुप्त शासक की उपाधि महेंद्रादित्य थी? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो कौन सा युग में हुआ था? मौर्य में, कुषाण में, गुप्त में, या पाल में? किस में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुई थी? तो हो जाएगा गुप्ताज के टाइम। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? नागार्जुन थे, कौटिल्य थे, शीलभद्र थे, या शांति रक्षित थे? कौन नहीं थे इसमें? तो देखिए, कौटिल्य जो थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, और ये मौर्य के टाइम में थे। इस समय गुप्त शासन नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, या तर्कशास्त्र के लिए, या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या रसायन विज्ञान? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म शासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो ये कथन सही है या गलत है? ये कथन सही है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ये भी सही है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों ए और आर सही हैं, और आर एक का सही व्याख्या करता है। तो यही कारण था, या बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो दोनों सही है सेपरेटली, लेकिन रीजन जो है या कारण जो है कथन को एक्सप्लेन नहीं करता है, या कथन को की व्याख्या नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब देख लिए, एक बीपीएससी का ये पेट क्वेश्चन है। फाहियान किसके टाइम आया था? फाहियान जब पूछेगा तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त 2। ठीक है। और हुएनसांग हर्षवर्धन HH। ठीक है। इस पे रिपीटेडली बीपीएससी से क्वेश्चन पूछती है इस भाग से। ठीक है। तो देखिए, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, यहाँ तक सही है, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ये सही है? नहीं। ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ये गलत हो गया। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ये भी सही है, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो सही है ना? नहीं, हुएनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। तो क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान ने किसके शासनकाल में? अभी देखें, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है।
चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 1515 से 1520 सॉरी 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552 या 592 से 597। तो किस टाइम आया था? तो 515 से 520। ठीक है, नहीं सॉरी, ये एग्जैक्ट 520 नहीं, इसके बाद भी रुका था। एग्जैक्ट देखते हैं आंसर। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 से 521, ये हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्रमिक पतन गुप्त काल की या राष्ट्रकूट की या प्रतिहार युग की या सातवाहन युग की? तो किसकी विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी नगर का क्रमिक पतन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय के व्यापार के लिए, देखिए उत्तर भारतीय के व्यापार के लिए पूछ रहा है, तो ये उत्तर भारत का व्यापार के लिए, तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका गुजरात वाला, यही हो जाएगा उत्तर भारत का जनरली। तो कल्याण, भरूच, ताम्रलिप्ति, कैम्बे, ताम्रलिप्ति यहाँ, कल्याण यहाँ, भरूच यहाँ और कैम्बे भी यहीं के आसपास। तो आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ताम्रलिप्ति भी और भरूच भी। ठीक है। नेक्स्ट, किस शासनकाल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान ग्राम अनुदान में दिया गया था? गुप्त वंश के टाइम या पाल वंश के टाइम या राष्ट्रकूट के टाइम या प्रतिहार के टाइम? ठीक है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दान दिया था? ठीक है, गुप्त वंश या पाल वंश या राष्ट्रकूट वंश या प्रतिहार वंश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? क्या पूछ रहा है? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो याद रखिएगा, गुप्त में 1/6 था, एक छठा भाग। ठीक है। बी, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो अगेन जो गुप्त काल में थी वही हो जाएगा, 1/6 भाग। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि या सिंचित भूमि या घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दिया नहीं है, किसी एक पुस्तक में इसको बांटा गया था, भूमि के कितने प्रकार हैं बांटा गया था, तो अपहृत कहते हैं बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, आगे देखेंगे वो क्वेश्चन आएगा तो। हाँ, इसी क्वेश्चन में है। अमरकोश के अनुसार, अमरकोश जो है इसके अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ठीक है, उर्वरा उपजाऊ, ठीक है, मरु रेगिस्तान, सादवाला घास, देवमात्रिक वर्षा से सिंचित। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है। सी और डी दोनों पता नहीं, बी सी डी पता नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए और बी दोनों है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। देखिए, चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश कौन लिखा था? अमरकोश, इसको लिखने वाले कौन थे? अमर सिंह। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। ठीक है, अब देखिए 12 प्रकार के भूमियों में बांटा था, जिसमें उर्वर का मतलब उपजाऊ, मरु का मतलब मरुस्थली, उसर का मतलब बंजर, अपहृत का मतलब पड़ती भूमि, साद्वल या सादबला घास वाली भूमि, पंकिल कीचड़ वाली भूमि, जलप्रायनुपम नमी युक्त भूमि, कच्च दलदली भूमि, सरकरा चूना पत्थर कंकर युक्त भूमि, सरकरावती बलुआही भूमि, नदी मात्रिक नदी द्वारा सिंचित और देव मात्रिक वर्षा द्वारा सिंचित। अब देखिए इसका आंसर, सादबला घास वाला भी सही है, देव मात्रिक वर्षा से सिंचित भी सही है, मरु रेगिस्तान भी सही है, देव उर्वरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सारा ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो पीछे हम लोग देखे थे कौन था लेखक, तो
कालिदास था या हरिसेन था या रविकीर्ति था या शूद्रक था? कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर, देखिए अशोक स्तंभ जो था उसी पे लिखा था हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का यह दरबारी था के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसी परिस्थिति में हरिसेन ने स्वयं को संधि विग्रहिक, कुमारमात्य और दंड नायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वकाटक या इक्ष्वाकु या शक या खारवेल? किसको कहा गया है? इक्ष्वाकु को कहा गया है पर्वतीय। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसके जितने भी फैक्ट हैं उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो वकाटक वंश का प्राचीन भारत का राजवंश है, जिसमें भारत के मध्य भाग और दक्षिणी भाग 3वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक जो था विंध्य शक्ति था। इस वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन एक था। उत्तराधिकारी कौन था? प्रवरसेन एक, जिसे वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन के समय में ही वकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य पर्वत, विंध्य क्षेत्र और दक्षिण में दक्कन तक फैली हुई थी। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका हो जाएगा विंध्य ऐसे है, और यहाँ पे दक्कन कुछ है, तो इस पूरे इलाके में फैली हुई थी। ठीक है, हूण राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित हुआ था? ठीक है, हूण राजा तोरमान को किसने पराजित किया था? यशोवर्धन ने या प्रकाश धर्मन ने या राजवर्धन ने या विष्णुवर्धन ने? किसने पराजित किया था? तो प्रकाशवर्धन ने औलिकार राजा था। हूण तोरमान को पराजित किसने किया था? तो प्रकाशवर्धन ने। ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र, पुष्यभूति ने या राजवर्धन ने या आदित्यवर्धन ने या प्रभाकर वर्धन ने? किसने की थी? तो ये पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का या थानेश्वर का या भोजपुर का या उपयुक्त में से कोई नहीं? कहाँ का निवासी था? तो यह बिहार में शिवहर के आसपास का निवासी था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, शिवहर के या अरवल, इन दोनों में से कोई एक जगह का निवासी था। प्रतिकूटा सोन नदी है, तो अरवल ही हो जाएगा, शिवहर नहीं होगा, याद रखिएगा अरवल। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन। एच से एच, तो एच से वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में? मगध तो कुछ था भी नहीं उस समय, तो किस में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी था। कौन सा था? सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध नगर वाराणसी था या मथुरा था या पाटलिपुत्र था या काशी था? कौन सा नगर प्रचलित था सूती कपड़ा के लिए? तो वाराणसी। वेनसांग जब आया था हर्षवर्धन के समय में। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? अश्वत्थ जहां, भास्कर बर्मन, राजा दाहिर। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ई ऑप्शन देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि राजा दाहिर तो सिंध में था जब वहाँ पे सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी के आसपास। अश्वत्थ जहाँ मुस्लिम है, ये तो हो ही नहीं सकता है असम का शासक, क्योंकि असम पे मुस्लिमों ने कभी कब्जा नहीं कर पाया था। तो क्या हो जाएगा? भास्कर बर्मन हो जाएगा, राजा दाहिर भी नहीं होगा, भास्कर बर्मन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है पढ़ने लायक।
भास्कर बर्मन कामरूप में बर्मन राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर बर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। भास्कर बर्मन 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? 7वीं शताब्दी अशोक महान नहीं था, 7वीं में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, हर्ष था जिसने कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी संगति आयोजित करवाई थी। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए, गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? वैशेषिक का या मीमांसा का या न्याय का या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका हुआ था? तो न्याय का। कौन थे? तो न्याय का विकास आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। संस्थापक इसके गौतम थे। देखिए, गौतम, जो न्याय फिलोसफी है, गौतम। अब देखिए, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं इंडिया में फेमस। अब हम देख लेंगे कि इनके कौन कौन फाउंडर थे। ठीक है, सांख्य के कपिल हो जाएंगे। सांख्य कपिल, कपिल सिब्बल बहुत पैसा गिनती करता है, बहुत संख्या गिनती करता है, तो सांख्य का कपिल। योग का पतंजलि, पतंजलि जो है बाबा रामदेव पतंजलि से रिलेटेड हैं और योग के लिए फेमस है। न्याय के लिए तो गौतम बुद्ध क्या थे? तो न्याय करते थे। न्याय पे उनकी बहुत सारी कहानी भी है जिनको जातक कहते हैं। वैशेषिक का कनद हो जाएंगे, कनाद। ठीक है, और पूर्व मीमांसा के जमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत के व्यास। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिराकर अल्टरनेट बीपीएससी में पूछता ही है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने व्याख्या की थी? आर्यभट्ट ने या भास्कर ने या ब्रह्मगुप्त ने या ब्राह्मीर ने? तो किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, रिवॉल्यूशन, घूर्णन, रिवॉल्यूशन का हिंदी क्या नहीं पता। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड साउंड किसने पोस्टुलेट किया था? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले। ठीक है, इसका वर्णन देखिए। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। अपने धुरी पर, तो ये रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये रोटेशन हुआ। रिवॉल्यूशन के कारण मौसम बदलता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत थे या सौमिला थे या शूद्रक थे या सौनक थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? कोई नहीं गुप्त काल में थे, तो क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहीं रुक जाएंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे। थैंक यू।